नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मित्रों, आज चैनल पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो गए हैं। आप चाहें तो पहले इनको कवर कर सकते हैं। और आज आईटी की दिग्गज कंपनी ने बोनस स्प्लिट और बड़ा डिविडेंड देकर, मर्जर का न्यूज देकर सब कुछ चौंका दिया। तो इस वीडियो को जरूर कवर कर लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जिन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मित्रों, आगे हम सबसे पहले इस लेटेस्ट वीडियो की बात करते हैं। तो आज रेलवे जो स्टॉक्स हैं आजकल बड़े फोकस में चल रहे हैं और तेजी किसको अच्छी नहीं लगती। रेलवे स्टॉक्स है वो बुलेट ट्रेन की भांति दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन 3 रेलवे स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। 2 रेलवे जो स्टॉक्स हैं उनको आप बखूबी जानते हैं और आप हो सकते हैं कि आईपीओ के टाइम से ये दोनों ही जो स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में भी हों। तो मित्रों, ये दोनों जो स्टॉक्स जिनकी चर्चा करेंगे मेरे भी पोर्टफोलियो में है और मुझे एक बड़ा पैसा ये क्रिएट कर चुके हैं। और तीसरा जो स्टॉक्स है उसकी बात करेंगे। उस तीसरा जो स्टॉक्स है उसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो उसकी चर्चा भी इसमें करेंगे। शायद आपने भी इसका नाम कम ही सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो तीसरे स्टॉक्स के लिए अपनी वीडियो को जरूर कवर करें। और साथ ही अपन इरेडा और आईआरएफसी और इरेडा इन पर भी बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मित्रों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इरेडा, जो हाल ही में लिस्ट होने वाली सरकारी कंपनी है। आईआरएफसी की बात ही इसका बिजनेस देखने को मिलता है। तो आज के सेशन की बात करें तो आईआरएफसी इरेडा में भी यहाँ भी आज 10% का सर्किट देखने को मिला है। हालांकि आज इसको अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसमें 20% से ज़्यादा का सर्किट देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। आज इसमें 10% का सर्किट ही देखने को मिला है। तो आज गूगल किसी वजह से फेल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आज की न्यूज की। इरेडा में आज की तेजी, आज जो रॉकेट वाली जो गति इरेडा में देखने को मिली है उसका कारण और केवल एक कारण देखने को मिल रहा है, वो है Q3 रिजल्ट्स। इसने इरेडा ने शानदार Q3 रिजल्ट्स अपडेट दिए हैं, जिसके चलते आज इसमें सर्किट देखने को मिला है। तो आज कंपनी ने क्या किया है, 355 करोड़ का है वो नेट प्रॉफिट है वो पोस्ट किया है। बहुत ही दमदार रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो इरेडा का जो प्रॉफिट है वो 67% बढ़ करके 335 करोड़ का देखने को मिला है। साथ ही कंपनी की जो लोन बुक है वो भी 34% बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो यही एक बड़ा कारण है जो आज इसमें तेजी को देखने को मिली है। तो इरेडा के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो इरेडा की बात करें तो अब तक 1 दिसंबर से भी जिसने भी इसको होल्ड किया होगा और 1 दिसंबर को भी लिया होगा, तो आज इसमें 137% से ज़्यादा के रिटर्न है वो देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर देखें तो ये इसकी जो लिस्टिंग्स थी, आईपीओ की जो प्राइस थी वो करीबन 35 रुपये के आसपास थी और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो 50 रुपये पर हुई थी। तो इसको 50 रुपये के आसपास मैंने भी मित्रों लिस्टिंग में मुझे ये लगाने आईपीओ में मुझे अलर्ट नहीं हुआ, तो मैंने भी इसके दौड़ती हुई ट्रेन में मैं भी बैठ लिया था और इसकी लिस्टिंग के डे ही और 50-51 के आसपास मैंने भी खरीदा था अच्छी क्वांटिटी में और आज मुझे अच्छा खासा ये फायदा दे रहा है। तो मित्रों, बात करते हैं कि इसकी तो अब तक इसकी गति देखें तो मात्र इसने 1.5 से 2 महीने के पीरियड में ही अच्छा खासा प्रॉफिट है इसने लोगों को बना दिया। और शानदार रेलवे जो स्टॉक्स हैं वो अच्छी बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो मित्रों, इरेडा की बात कर लेते हैं। इरेडा की तेजी में खास बात क्या रही, रिजल्ट में ऐसा खास क्या रहा, तो आज का प्रेस रिलीज देख लेते हैं कंपनी की तरफ से। तो Q3 अपडेट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इरेडा ने आज पोस्ट किया है 67% का ग्रोथ, नेट प्रॉफिट जिसको अपन बोलते हैं शुद्ध लाभ। कंपनी ने खर्चा काट करके और 67% का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ कमाया है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी 57% बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये एक बड़ा कारण है वो आज इसमें रॉकेट वाली स्पीड में देखने को मिला है। और रिजल्ट को अगर बारीकी से आप देखेंगे तो अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए। पीएटी रहा है कंपनी का शुद्ध लाभ 335 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ का रहा था और इसमें 67% की जंप देखने को मिल रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 44% से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात जो एनबीएफसी कंपनियों के लिए होती है लोन बुक की, कंपनियां अपना रेवेन्यू है वो लोन से ही जनरेट करती हैं। तो कंपनी की जो लोन बुक है वो 50,580 करोड़ के आसपास देखने को मिली है, जो पिछले क्वार्टर में 37,000 करोड़ थी और इसमें भी लोन बुक में भी 33% की ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ यहाँ पर देखेंगे कंपनी की जो नेटवर्थ है उसमें भी 45% का ग्रो हुआ है। और नेट एनपीए नॉन प्रोविजनिंग असेस्ट, तो नॉन प्रोविजनिंग असेस्ट है वो भी 25% तक कम हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 2% का था एनपीए और इस क्वार्टर में घट करके 1.52% का है। तो ये भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म है वो इरेडा का देखने को मिला है। ग्रोस एनपीए की बात करेंगे तो ग्रोस एनपीए भी करीबन 32% रिड्यूस हुआ है, 32% रिड्यूस हुआ है। पिछले क्वार्टर में 4 का था, 4 से ज़्यादा का था, इस क्वार्टर में 2 नंबर का। अर्निंग पर शेयर है वो भी 57% तक इंक्रीज हुआ है। तो ऑल ओवर इरेडा ने बहुत ही दमदार आंकड़े बाजार के सामने रखे हैं और Q3 रिजल्ट्स में एक बड़ा अपडेट यहाँ बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले, इसी के चलते इसमें तेजी देखने को मिली है। आज की सर्किट बात करें तो आज स्टॉक्स में 5%, आज 10% का सर्किट था, लेकिन मंगलवार से इसमें आपको 5% के सर्किट है वो देखने को मिलेंगे। ये बीएससी की साइट पर अपडेट हुआ है, वहीं से मैंने ये डाटा उठाया। तो कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो आज की तेजी के साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी है वो 40,000 करोड़ के पार निकल गया। तो पहली बार इरेडा ने 40,000 करोड़ का मार्केट कैप कमाया है। और जो पीएसयू जो कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, उनमें इसने मार्केट कैप के लिहाज से इसने भी अपनी एक अच्छी स्थिति बनाई है। साथ ही मित्रों, रिजल्ट्स की अपन देखेंगे तो रिजल्ट्स सरसरी तौर पर देखें तो 44% रेवेन्यू बढ़ा है, एबिडिटा 51% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 67% बढ़ा है, ईपीएस भी 42% बढ़ा है। तो आप चाहें तो इनको वीडियो पॉज करके आपको इनको बारीकी से देख सकते हैं। तिमाही नतीजों के विश्लेषण से देखें तो तिमाही नतीजों के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी की जो लोन बुक है वो काफ़ी मजबूत हुई है और कंपनी ने बेड लोन में काफ़ी कमी की है, इसी का फायदा है वो रिजल्ट में मिला है और इसी से आज स्टॉक्स है वो
बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ी है। साथ ही इसमें कंपनी का EBITDA है वो भी 51% से बढ़कर के 11,1154 करोड़ का हो गया। तो ये नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की लोन बुक है वो भी 33% बढ़कर के NPA काफ़ी कम हुई है। साथ ही हाल ही में इरेडा ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक साझेदारी पार्टनरशिप की है। और ये भी एक बड़ी न्यूज़ रही है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े लोग हैं, तो उन्होंने इसमें एक अपना पैसा लगाया। तो इसका कारण ये है कि इसमें एक भविष्य है और काफ़ी अच्छा उज्जवल भविष्य कंपनी का नजर आ रहा है। और रिन्यूएबल सेक्टर को कंपनी लोन करती है और इसी का फायदा है वो आगे जाकर के कंपनी को मिलेगा। और इसी में इसने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके चलते इसमें हाल ही के दिनों में बड़ा इनफ्लो है वो शेयर में देखने को मिला है। इसके साथ ही बहुत ही बड़ा बिग अपडेट यहाँ देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा अपडेट है वो इसके लिए देखने को मिल रहा है। जो इरेडा में आने वाले समय में भी एक बड़ा इनफ्लो इसमें शामिल हो सकता है। इनफ्लो ये रहेगा इसमें कि नुवामा जो अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है, नुवामा जो रिसर्च है उसने ये कहा है कि MSCI जो स्मॉल कैप इंडेक्स बनाने जा रहा है और इंडेक्स बना इसमें इरेडा है वो शामिल हो सकता है। ऐसा MSCI की साइट पर है वो अपडेट किया गया है और नुवामा ने अपनी इस स्टडी में कहा है। तो MSCI ने का जो निर्णय है वो 29 फरवरी को देखने को मिलेगा। और MSCI ने कि कौन कौन सी कंपनियां MSCI के स्मॉल इंडेक्स फंड में शामिल होंगे, उसके लिए जो कट ऑफ पीरियड रखा है वो 18 से 31 जनवरी का रखा है। यानी 18 से 31 जनवरी के बीच जिन जिन कंपनियों का परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा वो MSCI के इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। तो इसमें स्मॉल कैप जो इंडेक्स है इसमें शामिल होने के लिए और इसमें इरेडा के शामिल होने के काफ़ी बड़े चांसेस दिख रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि MSCI के स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हो जाता है तो इसमें अभी जो रैली आई है वो थोड़ी कम है, उसके बाद में इसमें और कंटिन्यूस रैली है वो देखने को मिल सकती है, बशर्ते ये MSCI इंडेक्स में शामिल हो। तो MSCI इंडेक्स में शामिल हुई कब पता चलेगा, तो इसकी घोषणा MSCI वो 13 फरवरी को करने वाला है और 13 फरवरी को इसकी आधिकारिक घोषणा होगी और 29 फरवरी को ये इंडेक्स में शामिल हो जाएगा अगर इसको MSCI शामिल करता है तो सबसे बड़ा अपडेट है वो इरेडा पर ये देखने को मिल रहा है। तो इस न्यूज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें, उसी हिसाब से इसमें एंट्री लेने की कोशिश करें। और मित्रों, दूसरे बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और इस स्टॉक्स ने तो आज सब कुछ चौंका दिया और IRFC है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी उभर कर निकली है और इसने देश की बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी में जगह बनाई है। आज की तेजी की बात करें तो IRFC में भी आज 10% का सर्किट है वो देखने को मिला है। हालांकि आप गूगल पर शेयर को सर्च करेंगे तो इसमें आपको 20% से ज़्यादा की तेजी दिखाएगा, हालांकि ये सही नहीं है, इसमें 10% का सर्किट देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं इसमें 10% का सर्किट। आप BSE की साइट पर आप जाएंगे तो आज इसमें 10% का सर्किट आपको देखने को मिलेगा। और आज बिग अपडेट देखने को मिल रहा है कि जो IRFC है वो मार्केट कैप के लिहाज से है वो देश की 34वीं बड़ी कंपनी बन गई है। मार्केट कैप के लिहाज से IRFC है वो, सही सुन रहे हैं मित्रों आप, 34वीं बड़ी कंपनी बन गई है। इसने बजाज ऑटो, M&M जैसी बड़ी कंपनी को पछाड़ करके और 34वां स्थान इसने हासिल किया। और आज मार्केट कैप की बात करें तो आज इसके शेयर में जो तेजी देखने को मिली है उससे इसका जो मार्केट कैप है वो 2,30,000 करोड़ से ऊपर चला गया है और ये अब मार्केट कैप के लिहाज से बड़ी श्रेणी में कंपनी में शामिल हो गई है। और आज इसने HAL को भी पीछे छोड़ दिया है। जो HAL जो मार्केट कैप के लिहाज से PSU कंपनीज में बड़ी कंपनीज है और उसमें से भी HAL से भी आगे निकल गया, वो जो लिस्ट है अभी अपन देखेंगे। साथ ही इसमें IRFC के लिए एक बड़ा देश की बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन गई है और इसका जो मार्केट कैप है वो M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो समेत जो निफ्टी 50 के 19 जो कंपनियां, मित्रों आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जो निफ्टी 50 की 19 जो कंपनियां हैं उनसे भी बड़ी कंपनी बन गई है और ये देश की 34वीं बड़ी कंपनी होने जा रही है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है वो IRFC पर निकल के आ रहा है। तो देश की सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनियों की बात करें तो रिलायंस एक नंबर पर देखने को मिलता है। मार्केट कैप के लिहाज से 222 बिलियन का मार्केट कैप है रिलायंस का। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS है वो दूसरे नंबर पर आता है। HDFC बैंक तीसरे नंबर पर और ICICI बैंक चौथे नंबर पर आता है। इसी तरह से ये पूरी कंपनी की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें IRFC का स्थान है वो 34वां नंबर आता है और आज IRFC का मार्केट कैप वो $25 बिलियन से ज़्यादा निकल गया। इस तरह से ये देश की 34वीं सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है। और इसका जो मार्केट कैप है कौन सी कंपनी से आगे निकला है, महिंद्रा एंड महिंद्रा से, इंडियन ऑयल से, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बजाज ऑटो और अडानी पावर जैसी ऐसी ही कई दिग्गज जो कंपनियां हैं उनसे भी बड़ी कंपनियां उभर करके आई है। तो ये बहुत ही ब्रेकिंग बड़ी न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है और भविष्य में IRFC एक बड़ी कंपनी बनने का दमखम रखती है। इसी तरह से देखेंगे तो इसमें M&M, बजाज ऑटो जैसी निफ्टी के 19 बड़ी कंपनियों से कंपनी बन गई है। साथ ही इसमें बड़ी बात यह है कि ये मार्केट कैप के लिहाज से तो बड़ी कंपनी बन गई है, लेकिन अभी तक इसमें गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो 85% है, यानी 85 से ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इससे अभी इसमें एक शेयर में है वो फ्री फ्लोट जो शेयर है इसकी उनकी संख्या काफ़ी कम है। IRFC के जो शेयर्स हैं उनमें फ्री फ्लोट शेयर है वो बहुत कम है क्योंकि कुछ शेयरों की जो लॉक इन पीरियड है वो भी समाप्त होने वाली है। और यदि गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 86.36% है, जिससे मार्केट में फ्री फ्लोट जो मार्केट है वो केवल 13.5% के उपलब्ध है। फ्री फ्लोट मार्केट कितना है, 13.5% है। यानी बाकी के जो शेयर है वो किसी न किसी जैसे गवर्नमेंट के पास उपलब्ध है वैसे ही दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो IPO से पहले प्री IPO से पहले जिन्होंने खरीदे थे उनका लॉक इन पीरियड है वो शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। तो एक तो बड़ी समस्या इसमें ये देखने को मिलेगी कि फ्री फ्लोट की उपलब्धता की कमी का मतलब ये है कि स्टॉक की कीमत में आने वाले समय में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
और साथ ही इसमें 31 मार्च से पहले गवर्नमेंट इसमें ओएफएस ला सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मार्च 2000 जो वित्त वर्ष 2023 के 2024 के जो लक्ष्य हैं विनिवेश के, तो वो अभी मार्च तक होने हैं। तो मार्च से पहले इसमें ओएफएस की तलवार लटकते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही इसमें मौजूदा मार्केट प्राइस के आधार पर गवर्नमेंट है IRFC में करीबन 1.8 लाख करोड़ है वो हिस्सेदारी गवर्नमेंट की इसमें देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट इसमें अपना करीबन है वो इसमें 75% की होल्डिंग, 75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसमें करीबन 15% की हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट की है, जो वो गवर्नमेंट कितना ओएफएस लेकर के आती है ये ओएफएस के इसमें तय होगा। लेकिन इसमें अगर ओएफएस वो गवर्नमेंट एक बड़ी राशि का ओएफएस लेकर आती है तो इसमें स्टॉक्स में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इस पर एक्सपर्ट ने क्या कहा है, तो नेपियन कैपिटल के गौतम त्रिवेदी ने CNBC TV 18 से बातचीत में कहा कि IRFC समेत NBFC फिलहाल अट्रैक्टिव है और मौजूदा कीमतों पर IRFC है वो अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू से 4.5 गुना ट्रेंड कर रहा है। और IRFC के जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं वो लॉक इन पीरियड के खत्म होने से पहले ही बढ़ रहे हैं कि IRFC के जो शेयर हैं वो इनके शेयरों का जो लॉक इन पीरियड अभी खत्म ही नहीं हुआ और उससे पहले ही बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हैं। तो नोवामा अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च ने अपने एक नोट में ये कहा है कि IRFC की 1.5 साल और उससे अधिक की लॉक इन जो पीरियड है वो 29 जनवरी 2024 को समाप्त हो रही है। और इसके साथ ही IRFC के 261 करोड़ से अधिक जो शेयर हैं या उसकी बकाया जो इक्विटी का 20% ट्रेडिंग के लिए पात्र हो जाएंगे। और जब 261 करोड़ से अधिक जो शेयर है जब बाजार में उपलब्ध होंगे, जब वो व्यक्ति यहाँ मार्केट में उनको बेचने के लिए रेडी होंगे, तो यहाँ एक बड़ी स्टॉक्स में है वो गिरावट आ सकती है। इसलिए जो तेजी को देख करके जो मित्र लोग अभी इसको नहीं खरीदा था पहले गिरावट में और अब इसमें तेजी को देखकर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो कृपया करके इस क्वार्टरली रिजल्ट को जरूर देखें और OFS तक का आने का इंतजार करें और 29 जनवरी का डे निकालें। 29 जनवरी को लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है और 29 जनवरी के बाद इसको देखने 29 जनवरी तक इंतजार करें, उसके बाद में कोई अपना डिसीजन ले और हो सके तो मार्च तक इसमें इंतजार करें, क्योंकि मार्च से पहले तक गवर्नमेंट इसमें OFS लेकर के आ सकती है। तो मार्च तक इसे खरीदने के लिए नहीं सोचें, क्योंकि तेजी और गिरावटें का दौर किसी को पता नहीं चलता। जब इसमें लोअर सर्किट भी लगेंगे तो लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बड़ा इसके जो शेयर्स हैं बड़ी संख्या में लोग लेकर के बैठे हैं। तो हालांकि एक छोटी जो अवधि है उसमें शेयर ने काफ़ी अच्छा पैसा इसने बनाया है और पिछले 29 जनवरी 2021 से देखें तो मात्र 2 से 2.5 साल के पीरियड में और इसने आज है वो 610% का रिटर्न इसमें हो गया। और मैंने भी इसे मुझे भी ये IPO में अलॉट हुआ था और उसमें काफ़ी वीक स्थिति में था और IPO प्राइस से काफ़ी नीचे चला गया था। IPO की जो प्राइस थी वो 26 रुपये पर अलॉट हुआ था और लिस्टिंग काफ़ी ल्यूज हुई थी और उसके बाद में भी शेयर में काफ़ी लंबी गिरावट चली और 19 रुपये के लो लेवल तक इसने टच किया था, लेकिन मैंने इसे आज तक होल्ड किया और आज तक अब भी मुझे इसमें 600% से ज़्यादा का रिटर्न है वो आज हो चुका है। तो मित्रों बात करते हैं आज इसमें प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार 86% की हिस्सेदारी है। तो OFS इसमें कभी भी आ सकता है और वो भी मार्च 24 से पहले आने की पूरी संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने का मार्च से पहले जरूर सोचेगी, जो वित्त वर्ष 2024 के लिए रखे गए हैं। तो ज़्यादा भी नहीं, तो इसमें कम से कम 5 से 7% हिस्सेदारी बेचने का OFS है वो मार्च से पहले तक आ सकता है। तो अभी तक जिन्होंने नहीं खरीदा है और जो खरीदने का सोच रहे हैं तो इसे एक बार टाल दें और मार्च तक इंतजार करें। और मित्रों बात करते हैं तीसरे रेलवे स्टॉक्स की और जो इसी कैटेगरी का है। और इस कैटेगरी में देखें जो गवर्नमेंट की जो NBFC जो कंपनियां हैं, नॉन फाइनेंस बैंकिंग जो कंपनियां, उनमें 3 कंपनियां देखने को मिलती है जिसमें हमने IRFC की चर्चा अपने कर ली, दूसरी इरेडा की चर्चा अपने कर ली और तीसरी जो नई जो कंपनी लेकर के आए हैं वो भी एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है, उसकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। तो ये तीसरा मल्टीबैगर स्टॉक्स कौन सा है जिसका नाम आपने बहुत कम सुना है, काफ़ी पुरानी कंपनी है गवर्नमेंट की और लिस्टिंग हुए भी काफ़ी लंबा समय इसको हो चुका है और काफ़ी लंबा कई सालों हो चुके हैं इसको। तो इस कंपनी का नाम है IFCI, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया। तो ये भी एक भारत सरकार की कंपनी है जो इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करने का काम है IFCI करती है। और IFCI है 1948 से इसकी स्थापना देखने को मिलती है और ये एक फाइनेंसिंग डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है गवर्नमेंट बेस। तो अब IFCI के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और आज यहाँ भी आप गूगल करके देखेंगे तो आज इसमें 22% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। हालांकि गूगल पर ये अपडेट नहीं हुआ है और आज इसमें 10% का ही सर्किट देखने को मिला है। तो इसमें आज IFCI में भी बड़ी तेजी है वो देखने को मिली है। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक्स का, पिछले एक महीने में 35 से 36% के रिटर्न है यहाँ जनरेट हुए हैं और पिछले 6 महीनों की बात करें तो पिछले 6 महीने में वो 203% का रिटर्न दिया है। लगभग यहाँ 3 गुना पैसा है वो IFCI ने बनाया। तो ये भी IRFC के टक्कर की कंपनी है वो देखने को मिल रही है। पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस कंपनी का देखते हैं तो पिछले 5 सालों में कंपनी वो 2019 से ही लिस्टिंग इसकी देखने को मिल रही है, 2019 तक ये NSE पर उपलब्ध है चार्ट और हालांकि लिस्टिंग इसकी 2005 से पहले ही हो चुकी थी। तो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 5 सालों में भी इसने करीबन 2 गुना पैसा इसने बनाया। हालांकि इसके अगर लॉन्ग टर्म चार्ट को आप देखेंगे तो कंपनी का लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखेंगे तो कंपनी वो 2002 से पहले ही लिस्ट हो चुकी थी, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है और ऑल टाइम में अब तक इसने मात्र 128% का रिटर्न दिया है। हालांकि 2008 के दौर में कंपनी का जो स्टॉक था वो 100 रुपये से ऊपर भी निकला था, लेकिन उसके बाद में इसमें एक सप्ली गिरावट देखने को मिली है और 2021 तक इसमें स्टॉक्स ने बहुत ही रिटर्न है वो स्टॉक्स में बड़ी फाल भी यहाँ देखने को मिली है, लेकिन फिर से इसमें एक मूवमेंट बनते हुए दिखाई देखने को मिला है और कंपनी अपने लॉसेज को भी धीरे धीरे कम करती जा रही है और कंपनी पर कुछ कर्जा है उस कर्जे को भी कंपनी कम करती ला रही है और ये भी एक IRFC की तरह कंपनी बन सकती है, इरेडा जैसी कंपनी बन सकती है। तो इसको अगर आप
पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो इसके भी अभी फरवरी में Q3 रिजल्ट्स अपडेट होने वाले हैं। तो Q3 रिजल्ट तक इंतजार करें, उसके बाद में इसमें विचार करें और इसमें सर्किट देख करके स्टॉक्स में एंट्री लेने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि IFCI अभी कंपनी तो गवर्नमेंट बेस है, अच्छी है, बिजनेस भी NBFC का है, नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी है, सरकारी कंपनियों को लोन प्रोजेक्ट को लोन करती है और केवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट है उन्हीं को फाइनेंस करती है। लेकिन कंपनी है वो IRFC और इरेडा जितनी मजबूत नहीं है, क्योंकि कंपनी पर अभी भी कर्जा चल रहा है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अभी भी एक कर्जा चुकाने में इसका पूरा हिस्सा चला जाता है। तो उस कंपनी की बैलेंस शीट भी अभी अपन आगे देखेंगे। तो स्टॉक को खरीदने से पहले Q3 रिजल्ट का इंतजार करें। कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप है वो 9,582 करोड़ का है और कंपनी है वो फाइनेंस एक्टिविटीज़ में कवर करती है और जो प्रोजेक्ट है वो सच एज एयरपोर्ट है, रोड के प्रोजेक्ट हैं, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उन्हीं को कंपनी है वो लोन करती है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो यही बात समझने वाली होती है कि कंपनी की है वो अपनी अभी जो हैसियत है वो इरेडा और IRFC जैसी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि इसमें स्टॉक्स में 10% के सर्किट लगे, जो बेवजह सर्किट कंपनी में लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इतनी मजबूत देखने को नहीं मिल रही है। तो इसकी बुक वैल्यू है मात्र 15 ही है, 15 रुपये की बुक वैल्यू है। तो इस हिसाब से देखें, बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी के स्टॉक्स में जो तेजी देखने को मिल रही है वो कंपनी की बैलेंस शीट से मैच नहीं करता है, क्योंकि स्टॉक्स में अगर तेजी बेवजह देखने को मिल रही है तो और कंपनी का डाटा ऐसा कुछ कहता नहीं है। जैसे इरेडा और IRFC की बैलेंस शीट मजबूत है और वैसे ही इस कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत नहीं है, कंपनी की बुक वैल्यू मात्र 15 की है। तो इस हिसाब से स्टॉक्स में जो रैली देखने को मिल रही है वो एक बबल के रूप में रैली है वो देखने को मिल रही है। कंपनी की अन्य कंपनियों से अगर तुलना करें तो गवर्नमेंट बेस्ड जो फाइनेंस कंपनी है जिसमें IRFC एक नंबर पर देखने को मिलती है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, REC लिमिटेड और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इरेडा जिसको बोलते हैं, और 5वें नंबर पर इसका आता है IFCI। मार्केट कैप के लिहाज से इन कंपनियों से काफी छोटी कंपनी है, 9,500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला है। अब कंपनी कितनी मजबूत है ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट से पता चलेगा। कंपनी के सेल्स देखिए 2021 से, हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और सितंबर 20 में 400 करोड़ का रहा था और सितंबर 23 में 600 करोड़ का रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है और एक्सपेंसिव भी कंपनी के घट रहे हैं, खर्चे काफी कम हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात इसमें देखने को मिलेगी, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो माइनस में देखने को मिल रहा है। कब? जून 2022 तक माइनस में था और दिसंबर और सितंबर 22 में ये प्लस में आया, लेकिन फिर माइनस में चला गया और सितंबर 23 में फिर 681 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। तो इसके जो एक तो एक्सपेंसिव है, कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा है, दूसरा कंपनी है वो अपना रेवेन्यू का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा है वो लोन, अपना जो खुद का लोन है वो चुकाने में चला जाता है। और इसका कंपनी के नेट प्रॉफिट देखिए, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट है वो आप देखेंगे माइनस बीच में माइनस में चल रहे हैं। सितंबर 23 के क्वार्टर में 174 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और इससे पहले 109 करोड़ का प्रॉफिट था और बीच में कंपनी ने बड़ा लॉसेज दिखाया। तो ये एक इसमें कंपनी में बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। दूसरी बात, कंपनी के P&L देख लीजिए, 12 महीने का पूरे वित्त वर्ष का P&L देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर स्थिति नजर आएगी। कंपनी का रेवेन्यू देखिए, मार्च 16 में 4,465 करोड़ था, हालांकि ये बढ़ता गया है, फिर बीच में कम भी हुआ है और मार्च 23 में है वो 1,490 करोड़ का है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी कभी कभी माइनस में और कभी प्लस में देखने को मिल रहा है और मार्च 23 में 714 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। कंपनी जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी हालांकि बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में चल रहा है और पिछला जो क्वार्टर था उसमें भी माइनस में देखने को मिला है। तो ये एक इस कंपनी में बड़ी समस्या है। रेवेन्यू कंपनी अच्छा खासा जनरेट करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन कंपनी है खर्चे एक तो ज़्यादा है और दूसरा कंपनी की जो इंटरेस्ट चुकाने में काफ़ी हिस्सा है वो कंपनी को चला जाता है। तो इसी से इसमें कंपनी है वो IRFC इरेडा के जैसी मजबूत कंपनी नहीं है। दूसरी बात, कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व देखिए कंपनी के पास, तो कंपनी के पास रिजर्व तो काफ़ी ग्रोइंग मोड में अच्छे रिजर्व हैं। सितंबर 23 के क्वार्टर के अनुसार कंपनी के पास 1277 करोड़ के रिजर्व है, लेकिन कंपनी के पास कर्जा देखिए, तो कंपनी के पास कर्जा देखेंगे, पहले जो कर्जा 20 हज़ार करोड़ का था और सितंबर 23 में हालांकि कर्जा काफ़ी कम हुआ है और मात्र 5,746 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व मात्र 1,200 करोड़ के हैं, कर्जे हैं करीबन 6,000 करोड़ के हैं। तो ये एक अभी तक कंपनी में समस्या है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कंपनी है वो अपने कर्जों को कम करती ला रही है, हो सकता है कि इस क्वार्टर को आप देखिए अपडेट होंगे, इस क्वार्टर के रिजल्ट अपडेट होने दें कि कंपनी अगर कर्ज मुक्त हो जाती है तो ये इरेडा और IRFC जैसी बन सकती है। इसलिए इस कंपनी में 1 से 2 और क्वार्टर का इंतजार करें। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो शेयर प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है वो करीबन इसमें 70% के आसपास देखने को मिल रही है। तो OFS वाली कोई स्थिति इसमें देखने को नहीं मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। FIs भी देखने को मिलते हैं, इसमें 2% से ज़्यादा FIs है और DIs भी है 2% के आसपास है और इसमें पब्लिक भी है वो 21% का हिस्सा पब्लिक का भी देखने को मिलता है। तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी के लिहाज से बिल्कुल सेफ है और हालांकि इसमें FIs और DIs ने भी अपनी पोजीशन बना रखी है, तो इस तरह से किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसे कर्ज मुक्त होने दें, 1 से 2 क्वार्टर का समय दें और स्टॉक्स भले ही आप थोड़ा बहुत 40 से 50 की रेंज में चला जाए तो भी आप उसके ऊपर खरीदेंगे तो भी फिर आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल कंपनी है वो कर्ज मुक्त नहीं है। लेटेस्ट अपडेट अब इसके ऊपर देखने को मिल रहा है कि कंपनी Q3 रिजल्ट कब पोस्ट करेगी। तो कंपनी है 9 फरवरी को अपने Q3 रिजल्ट पोस्ट करने वाली है, तो इसको खरीदने से पहले 9 फरवरी तक का इंतजार करें और 9 फरवरी के बाद इस पर कोई अपना डिसीजन लें और पहले क्वार्टरली रिजल्ट जरूर देख लें। हालांकि इसमें जो इस प्रकार से सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि IRFC जो ओल्ड जो रेलवे स्टॉक्स है वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात है वो उनमें तेजी देखने को मिल रही है। तो इरेडा और IRFC में तो तेजी है, उसका तो एक कारण बनता है कि कंपनियां उस हैसियत की है जो वो उनमें तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन IFCI में इस तरह की तेजी की हैसियत कोई कंपनी की नहीं है। तो आप इसमें 1 से 2 क्वार्टर का इंतजार करें और ये आपके लिए एक नया स्टॉक्स था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही न्यू स्टॉक्स की जानकारी के लिए स्टॉक इंडिया क्लासेस पर बनी रहिए और लगातार आपको नए स्टॉक्स की जानकारी देते रहेंगे और
कुछ नए लोग जो है पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करके भी रखें, वीडियो को शेयर लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।